Now we have to read fundamental rights. The first right is right to equality. तो राइट टू इक्वलिटी में 14 to 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। तो फर्स्ट ए है उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास उतना ही राइट्स है जितना दूसरे इंडिविजुअल के पास है, यानी स्टेट्स जो है हमसे छीन नहीं सकता इस राइट्स को। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14 से। तो ये सी टेस्ट में क्वेश्चन बहुत बार ऐसा आता है और पूछा गया है रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ राइट्स। तो आगे क्वेश्चन करेंगे इसमें तो पता चलेगा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। तो आपने मूवीज़ भी देखी होगी आर्टिकल 15, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ ही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो आप किसी भी इंडिविजुअल को प्रोहिबिट नहीं कर सकते, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसके रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के प्लेस पे, या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, उसको ही उतना ही राइट्स है जो दूसरे रिलीजन के, दूसरे कास्ट के पास राइट्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है ये आर्टिकल 15। तो नेक्स्ट है सी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 के अंदर आता है। यानी एक इंडिविजुअल के पास उतना ही राइट्स है कहीं भी जॉब करने का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जितना कि दूसरे इंडिविजुअल के पास है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, यानी अनटचेबिलिटी यानी जो पहले पास्ट में जो छूने की, जो वहाँ पे बड़े कास्ट में, छोटे कास्ट में जो डिफरेंसेस थी, स्पेशली दलित्स को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर, कि अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था, छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे हमारे फोर फादर्स ने ऐसे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाए हैं कि ये इसको एबोलिश करेगा। अब जो भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, तो टाइटल्स को भी ख़त्म कर दिया गया। जिससे राजा, आज़ादी के बाद जो राजा थे या राजकुमार थे, उनके नाम के आगे राजा या राजकुमार लगा के अपना नाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिलिट्री में जैसे जनरल हो गए, मेजर हो गए, या एकेडमिक में हेड, एचओडी, स्कॉलर जितने हो गए, उन पे ये रह सकता है। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल आता है 23 to 24 के बीच में। लेकिन उससे पहले ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट, और इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे भी जनरल हमें याद रखना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 20, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से है 19A, जो हमेशा न्यूज़पेपर में कंट्रोवर्सी में रहता है। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें से, जो कि हम हमेशा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में सुनते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है असेंबली, टू फॉर्म असेंबली, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू फॉर्म मूवमेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। तो इसमें क्या है कि हमें आज़ादी है, फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, कि कोई भी चीज़ों को, अपने बातों को हम रख सकते हैं। हम असेंबली, 3-4 लोगों की पीसफुल असेंबली फॉलो कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉलो कर सकते हैं। हम किसी भी सिटी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी दूसरे राज्य में हम जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। फिर कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 19। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो जो भी कन्विक्शन हुई ऑफेंसेस की, हमारे उसमें भी प्रोटेक्शन है कि एक ही जुर्म के लिए बार बार सज़ा नहीं मिल सकती, उसमें भी प्रोटेक्शन दिए गए हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आज़ादी है हमें लिबर्टी से जीने के लिए, आर्टिकल 21, इसे भी बहुत न्यूज में रहता है। नेक्स्ट है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। पहले ये फंडामेंटल राइट में नहीं था, लेकिन बाद में इसको संशोधित कर कर अमेंडमेंट करके इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो इस विदिन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना है, उपस्थित करवाना ही है। ये लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो ये आर्टिकल के अंदर आता है। तो इससे हमें एक राइट्स मिली हुई है, कोई राइट्स कोई छीन नहीं सकता। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। इसमें है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब इसमें भी है क्या कि मानवों की तस्करी जो हो रहा है उसके अगेंस्ट भी हमारे राइट मिला हुआ है। हमें कोई मतलब फोर्स्ड लेबर की तरह या मानव की तस्करी नहीं कर सकता। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी प्रोहिबिट है कि आप चिल्ड्रन को मतलब हाजार्डस जो फैक्ट्रीज होती हैं ऐसे काम में नहीं डाल सकते जहाँ पे उनकी जान को खतरा है। तो इस पर भी राइट्स मिली हुई है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल आता है 25-28। तो ये हमने हाल ही में कंट्रोवर्सी जो भी हिजाब कंट्रोवर्सी सुना है या देखते हैं न्यूज में, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल आते हैं 25 के, मतलब हमें आज़ादी है हमें कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और उसके बारे में बताने का। नेक्स्ट है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो इसमें क्या है कि हमें अपने जो भी धर्म है उसमें क्या क्या नियम है, हमें पूरी आज़ादी है, कोई उसमें हमें ये आज़ादी को छीन नहीं सकता, या स्टेट उसमें या गवर्नमेंट है इसमें हमें रोक नहीं सकता। हमें आज़ादी है पूरी तरह, हम अपने कैसे धर्म को मैनेज कर सकते हैं, उसके नियम को, कानून को, जो भी है। और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जिसे हम पहले देखे हैं कि हम अपने फ्री हैं, फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी अलग धर्म का या सरकार रोक नहीं सकता कि हमें प्रैक्टिस करने से। नेक्स्ट सी है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो हम अपने धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं थ्रू टैक्सेस, तो ये भी आज़ादी है, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम अपने लिए अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स दे सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, नेक्स्ट जो है हमारा फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके लिए भी जायज़ है कि हम कहीं भी वर्शिप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इट कम्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो हमें राइट्स मिले हुए इसमें कि हमारे जो लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज से स्क्रिप्ट है, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ है, तो इसमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए राइट्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट कम्स अंडर आर्टिकल 30। तो हाँ, ये हमें राइट्स है कि हम भी अगर हम बिलोंग करते हैं माइनॉरिटीज़ किसी भी रिलीजन को, तो हमें राइट्स है कि हम अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट या कोई भी आकर बीच में हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता, ये हमें फंडामेंटल राइट मिल चुके हैं। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रीड्स ऑफ हेबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यू वारंटो। तो बेसिकली इसमें हम क्या समझेंगे आर्टिकल 2, अगर अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाना है हमें, तो आर्टिकल 32 के थ्रू ही हम जा सकते हैं। बाकी इसको
एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट इसमें है, लेकिन मेन यही है इसमें आर्टिकल जो 6 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 के थ्रू ही हम जा सकते हैं। जैसे हेबस कॉर्पस हो गया, अगर बेसिक जानना चाहें तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया, वही कन्विक्शन ऑफ जो पहले राइट्स को बताए थे, तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा। इसमें मेंडेबस का मतलब होता है टू कमांड, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है कोई अथॉरिटी बॉडी, तो कोर्ट उसको क्या ऑर्डर दे सकता है कि अपने काम को करने के लिए। प्रोहिबिशन में हो गया कि कोई कोर्ट है वो चीज़ों को जो वर्डिक्ट देना चाहिए या चीज़ों को अपने कार्य को उस प्रोसेस में नहीं कर सकता है, तो उसको ये सुप्रीम जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम को हाई कोर्ट को इसको बता सकता है कैसे नहीं होना चाहिए, हम इसको अच्छा से हैंडल करेंगे। सर्जरी का मतलब हो गया कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसको, अगर गलत ऑर्डर है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, हटा सकता है। क्यू वारंटो आर्टिकल का मतलब हो गया अगर कोई भी ऐसे चीज़ों पे, मकान पे या अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ है उसको अगर एनेक्स किया है, उसको अपने अंदर में ले लिया है, तो उसको कोर्ट क्या कर सकता है, उस कोर्ट को हटा सकता है वहाँ से। तो बेसिक्स यही है। तो कुछ क्वेश्चन इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है द राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इन इंडिया। इक्वलिटी, लाइफ, जस्टिस और फ्रीडम। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। तो अभी हमने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा है, तो फंडामेंटल राइट हमने आर्टिकल 21 के बारे में जो पढ़ा है हमने, तो उसके 21 में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आते हैं। जैसे हम लोग फंडामेंटल आर्टिकल 21 के बारे में अगर डिटेल में जाएंगे तो इसके अंदर है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि बस जीने का अधिकार ही नहीं, सम्मान से जीने के लिए हमारे पास राइट है। नेक्स्ट है राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्री। तो हमें पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर की भी आज़ादी है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, द राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड हैज़ बी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट। तो हमने इक्वलिटी फंडामेंटल राइट पढ़ा था, जस्टिस का पढ़ा था, फ्रीडम का पढ़ा था। तो ये किस में आ जाएगा, लाइफ में आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे आर्टिकल 21 में पढ़ा था। तो किस में आ जाएगा, राइट टू लिव। तो ये आर्टिकल 21 किसके आता है अंदर में, जो हमने पीछे भी पढ़ा आर्टिकल 21 में कि राइट टू, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा इसको, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। और 21 के अंदर हम डीप में जाएंगे तो इतने सारे चीज़ दिए हुए हैं और उसी में से क्वेश्चन पूछा, तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे और भी इसमें चीज़ें हैं जिसको देख लेते हैं, शायद नेक्स्ट पॉइंट में ही यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैसे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी का भी अधिकार है, कोई हमारी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकता। आपने पुत्तास्वामी जजमेंट के वर्डिक्ट के बारे में पढ़ा ही होगा, वो भी इम्पोर्टेंट इसी राइट टू प्राइवेसी से ही रिलेटेड। राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन, ये तो पढ़ ही चुका है। राइट टू फ्री लीगल एड, हमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो हमें राइट है फ्री लीगल एड के लिए। राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, हमें कोई अकेले कैद नहीं कर सकता, मतलब इसके अगेंस्ट में हमारे पास राइट है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल के लिए भी हमारे पास है कि जल्दी से जल्दी हमारा केस, अगर हम निर्दोष हैं तो जल्दी जल्दी केस हमारा हो जाए। राइट अगेंस्ट हैंड कपिंग, कोई हमें बिना मतलब के हथकड़ी नहीं लगा सकता। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, हमें मतलब एक अमानवीयता तरीके से नहीं कोई ट्रीट कर सकता, इसके अगेंस्ट में हमें राइट है।
राइट अगेंस्ट डिलेड एजुकेशंस, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, विदेश जाने की भी आज़ादी है। राइट डिलेड बॉन्डेड लोअर, डिलेड एजुकेशन है, इसके लिए भी हमारे पास राइट है। राइट अगेंस्ट कस्टडियल हरासमेंट, जो पुलिस हरासमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास राइट है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, तो मेडिकल एड के लिए भी हमारे पास राइट्स है। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके लिए भी हमारे पास मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसके लिए भी राइट है। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, हमें कोई स्टेट से ना निकाल दे, इसके लिए भी राइट है। राइट टू फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल हो, मिस जजमेंट ना हो, इसके लिए भी है हमारे पास राइट। राइट टू प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, तो जो प्रिजनर जो कैदी होते हैं उनको नेसेसिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, उनके बेसिक्स जो जीने के लिए चीज़ें होती रहना चाहिए, जैसे रोटी खाना, और उनको तो मिलना ही चाहिए। पता चला इनह्यूमन ट्रीटमेंट का शिकार हो गए वो। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको डिसेंसी और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये नहीं कि जहाँ किसी को हैंगिंग करना, एजुकेशन करना है, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, नहीं कि बीच पब्लिक के बीच में उसको फांसी देना चाहिए, तो इसके अगेंस्ट भी राइट है। राइट टू रोड इन हिली एरियाज, ये भी फंडामेंटल राइट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, जो इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। राइट टू रेपुटेशन, ये भी राइट है। राइट अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शंस, तो जिससे हम सीधे हो गए कोई भी जुर्म में तो उसके अगेंस्ट अपील भी हम हायर कोर्ट को कर सकते हैं। राइट टू फैमिली पेंशन, तो देखते हैं सरकार का जो भी होता है प्लान उसमें पेंशन कराते लिए रेवेन्यू। राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में भी है, जस्टिस एम्पावरमेंट के लिए करना। राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, तो जो हैंडकप्स वाला है, हथकड़िया बेड़िया लगा देते हैं, उसके अगेंस्ट भी है। राइट टू एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी हमारे पास अधिकार है। राइट टू स्लीप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे पास जगने का अधिकार है, सोने का भी अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता, कोई भी हमें रूल नहीं कर सकता कि हमें नहीं सोना है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, तो इसलिए फैक्ट्रीज वहाँ पे हटाई जा सकती हैं जहाँ नॉइज पोल्यूशन हो और हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं हो। नेक्स्ट है राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट की एक डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत भी ना हो। तो कितने हमने आंदोलन ऐसा देखे हैं कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए होता है, तो ये भी बिकॉज हमारा फंडामेंटल राइट। तो राइट टू अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दें, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद इसमें क्वेश्चन क्या है कि फंडामेंटल राइट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हमने अनटचेबिलिटी पढ़ा था कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमने जो 6 राइट्स पढ़े थे तो उसमें से किसके अंडर अनटचेबिलिटी आता है। हमें याद है कि आर्टिकल 17 होता था, तो 14 to 18 किसके अंदर आता था, पहला ही राइट टू इक्वलिटी, तो ये हो जाएगा। इसको देख भी सकते हैं हम, पहले ही सबसे पहले पढ़ाया था। देखिए राइट टू इक्वलिटी है, तो अनटचेबिलिटी कहाँ, राइट टू इक्वलिटी, ये क्वेश्चन डी देखिए, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो किसके अंदर आ गया, राइट टू इक्वलिटी के अंदर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो इसमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ चुके हैं, ये भी राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी ये नहीं राइट है, पहले था राइट, इसको हटा दिया गया है। राइट टू एजुकेशन तो वही है 21 में। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, तो शोषण ये अधिकार है, ये अधिकार है, ये है, ये नहीं है, इसको 300 में आर्टिकल में इसके अंदर डाल दिया गया है, और पहले ये फंडामेंटल राइट था।
नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी सब सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें है अनटचेबिलिटी रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती किसका? जेंडर का, कास्ट का, कि रेस का, कि फिजिकल डिसेबिलिटी का, लिंग का, जाति का, वंश का और शारीरिक विकलांगता का। तो एक्चुअली जो मैंने पढ़ाया था इस पे कि पहले क्या होता था पास्ट में, शेड्यूल्ड कास्ट, जो बड़े कास्ट और छोटे कास्ट के बीच में जो भी भेदभाव था, तो मेनली इसी कारण था, ज़्यादा फोकस कास्ट के लिए ही था। तो आंसर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जाति हो। अब नाउ हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट को, अब थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को। तो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 इसको अडॉप्ट किया था। इन्फोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 इन्फोर्स किया गया था। इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस चीज़ को आप प्रियम्बल को वी द पीपुल, हम लोग जो हैं सोशलिस्ट, सॉवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को हम लोग प्रियम्बल में लिए थे और इस चीज़ को अडॉप्ट किए थे हम 26 नवंबर 1949 को, और इसको इन्फोर्स किए, यानी कि इस समय से इसको जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को लागू कर दिया। जितने भी आर्टिकल है इसमें, स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे, अब तो ज़्यादा हो गए आर्टिकल, मोर देन 400। तो इसकी खास बात क्या है? तो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यू कैन यू इमेजिन 395 स्टार्टिंग, अब मोर देन 425 आर्टिकल्स है। राइट नाउ कितने 12 शेड्यूल हो गए हैं, और 22 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, तो सब पढ़ेंगे आर्टिकल। तो सबसे लेंथीएस्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, बहुत डीप में, डिस्क्रिप्टिव वे में हर चीज़ को समझाया गया है। अभी जैसे आर्टिकल 21 को ही हमने देखा है, तो कितने सारे चीज़ थे इसमें। तो हर एक आर्टिकल को एक वे लॉन्ग तरीका से बताया गया, समझाया गया कि बाद में कहीं इसमें दिक्कत ना हो, इसलिए लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और हमारे लिए अच्छा हुआ कि हर चीज़ एक वे में लिखा हुआ। नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, कुछ में तो रिजिडिटी है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उसके अगेंस्ट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बन नहीं सकता। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ आर्टिकल को अमेंड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा, संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी हमने देखा कि पहले ये फंडामेंटल राइट में था, फिर इसको हटा दिया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीज़ों में हम बहुत ही रिजिडिटी है, कुछ चीज़ों में बहुत ही फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे वहाँ एग्जीक्यूटिव हेड जो वहाँ पर जो कंट्रोल करता है, मेन जो पावर किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, लेकिन हमारे यहाँ पीएम के हाथ में सब कुछ होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। नेक्स्ट फेडरल सिस्टम विथ फेडरल बायस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारे पास जो भी है सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन होता है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर फेडरल है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है, फेडरल इन नेचर है, यानी कि स्टेट और सेंटर में रिलेशंस भी है, लेकिन ये नहीं कि स्टेट अलग काम कर, सेंटर अलग काम कर रहा है, एक यूनिटरी है, दोनों में कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंस। तो हमारा पार्लियामेंट है जो इंडिपेंडेंस, जो सोवरेनिटी, कोई भी अपना डिसीजन ले सकता है इस कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में, ये नहीं कि उस पर यूएस, चाइना और रसिया कोई भी इन्फ्लुएंस डाल सकता है।
तो हमारा पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इश्यू कहेंगे, कोई भी डिसीजन ले सकता है, इस पर कोई इस पर दबाव नहीं डाल सकता या इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, तो जुडिशरी क्या होता है, 3 पार्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जीक्यूटिव जो है उस पर प्रेशर जुडिशरी पर नहीं डाल सकती। जुडिशरी जो होता है हमारा इंडिपेंडेंस है, अपना डिसीजन सरकार के जो भी कानून बना रहा है उसको एनालाइज कर सकता है, अपना इंडिपेंडेंट थॉट दे सकता है, इस पे इसको हटा भी सकता है उस लॉज को जो कि अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट के, तो इसको बोलते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंस। और जुडिशरी हमारा इंटीग्रेटेड भी है, इंडिपेंडेंट भी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट, तो तीनों इंटीग्रेटेड है। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ आपका अपील रिजेक्ट हुआ तब हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लास्ट सुप्रीम कोर्ट, तो तीनों इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस है लेकिन ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छा से समझेंगे। हु क्वाइन द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग जानते ही हैं इंडिया के बारे में, जो हम लोग अगर यहाँ तक जम्मू कश्मीर टू केरला तमिलनाडु जाएंगे, फिर इधर गुजरात राजस्थान जाएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, तो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, लैंग्वेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो इसको कौन क्वाइन किया था, तो इसके इस वर्ड को डिस्क्राइब किया था, क्वाइन के जवाहरलाल नेहरू। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, मुहावरे का निर्माण किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो अभी मैंने समझाया कि अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई वर्डिक्ट नहीं ले सकता है, अगर इसने कोई लॉ बनाया, ठीक है, पहले तो लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसके बाद किसी लॉ में डिफेक्ट है, कमियां हैं, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा, जुडिशरी क्या होगा, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का लास्ट होगा, उसको हटा सकता है। तो लास्ट किसका होगा, कौन है इंटरप्रेटर, लास्ट जुडिशरी, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आया लॉ में कि जो कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही है, वायलेट कर रहा है, तो उसको कौन हटाएगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो लास्ट अथॉरिटी किसके पास है, जुडिशरी के पास, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेन सुप्रीम कोर्ट, तो आंसर इसका होगा जुडिशरी। तो ये वही आंसर हो गया इसका, जुडिशरी। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, जो क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट ए फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र का विशेषता नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, सीटेट में आए हुए हैं कि रिप्रेजेंटेटिव चोजन थ्रू इलेक्शन सही है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव फीचर नहीं है, तो हम लोग को पता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्शन को चुने जाते हैं, करेक्ट है बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, ये मंत्री और जो भी नेता है जो चुने गए हैं रिप्रेजेंटेटिव, हमारे मंत्री, उन्हीं के हाथ में डिसीजन मेकिंग रहता है क्योंकि हम लोग ने चुना है, ये भी सही है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल इन डिसीजन मेकिंग, ये नहीं होगा, हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का नहीं होता डिसीजन मेकिंग में, हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे लोग क्या करते हैं, वोटिंग होते हैं, कुछ एक प्रतिनिधि को चुने, अब ये प्रतिनिधि क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ये डिसीजन लेगा, हम लोग सब डिसीजन नहीं इसको बताएंगे क्या करना, लास्ट जो डिसीजन मेकर होता है यही होता है मिनिस्टर या रिप्रेजेंटेटिव इसको बोल सकते हैं।
और फोर्थ जो है फ्रेंचाइजी राइट्स अपील, तो हमें राइट है वोट करने का, तो सही है। तो इसमें थर्ड हो जाएगा, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये गलत होगा। ये तो सही है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल सही। और जनता को मतदान का अधिकार, तो बिल्कुल ये सही बात है। इसमें गलत यही हो गया, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, डायरेक्ट हम लोग नहीं करते हैं, तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हमारा पार्टिसिपेशन रहता है डिसीजन मेकिंग में। हमने अपने चुना किसी को रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव फाइनल अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो स्टेट में गवर्नमेंट को कौन सिलेक्ट, यहाँ पर किसको अपॉइंट कौन करता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अटॉर्नी जनरल। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, तो कौन करता है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि कभी भी फीस को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, हटा सकता है। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट रहता तो प्रेसिडेंट भी आंसर हो सकता था, लेकिन वो किसके एडवाइस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो विधानसभा के नहीं करता, संसद सदस्य नहीं, केंद्र सरकार किसी को भी अपॉइंट कर सकता है थ्रू प्रेसिडेंट, ये आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस पर हमेशा ध्यान देंगे कि नोट है कि नहीं। ए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो गांव में कौन कौन होते हैं, पटवारी, सही है। लैंड रिकॉर्ड्स, जो ज़मीन का खाता रखता है, होल्डर्स, ये पटवारी जो होता है। नेक्स्ट म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर, नगर निगम, तो यहाँ पर नाम से ही देखिए नगर निगम आ गया, तो ये तो गाँव का है ही नहीं, तो यहीं हो गया कट। थर्ड आते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, एक ऑफिसर होता है लैंड रिकॉर्ड करने वाला। थर्ड लेखपाल, लेखपाल भी गांव में, तो इसमें से कौन नहीं है, तो म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर, तो यही होगा इसका। बाकी सब तो ग्राम के हैं लेखपाल, ये नहीं है। नगर निगम नाम से ही है, नगर निगम बोर्ड काउंसिलर। अब देखिए इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड। तो हमें पता है कि लोकसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं, दो एंग्लो कम्युनिटी के जो होते हैं, दो नॉमिनेट होते हैं। और राज्यसभा में अगर हम लोग देखेंगे, जो विशिष्ट होते हैं क्वालिफिकेशन के, कितने 12 को नॉमिनेट किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है फिर से। तो लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं, तो नॉमिनेट होते हैं। इसका आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हमने पढ़ाया अभी, इससे भी बन जाएगा। द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 was enacted to provide justice to which of the following communities। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो एक्चुअली में अगर आपने इस आर्टिकल को, ये जो एक्ट है, इसको पढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं SC/ST एक्ट। तो शेड्यूल कास्ट आ गया, तो शेड्यूल कास्ट आ गया, और शेड्यूल ट्राइब भी है, कास्ट एंड ट्राइब।
तो कास्ट में शेड्यूल कास्ट कितना हो, दलित को, और फिर ट्राइब, तो ये हो गया आदिवासी और दलित। SC/ST एक्ट भी कहते हैं, नॉन बिलेबल है एक्ट ये। तो इसका बस इतना अगर आर्टिकल भी मालूम रहता है आपको, ये एक्ट के बारे में ही पता रहता है, तो उसी से पता चल जाता। तो इसका आंसर होगा ये आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर का सरकार। तो इंडिया में कितने स्तर के सरकार है? 3 टियर बोलते हैं। जो 3 टियर तो हो गए इसके लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, लेकिन अगर सेंटर पर जाए हम लोग, कितने हैं? फेडरल, जो अभी बताया था हमको, सेंटर और स्टेट। 3 टियर तो पंचायती राज में हो गया, जो कि भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने टियर के है पंचायती राज में, ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा है वन लेवल गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब मोर देन वन, तो सेंटर स्टेट तो दोनों लेवल पे हो तो उसको क्या बोलते हैं? फेडरल। तो इसको गणतंत्रात्मक इसको बोलते हैं रिपब्लिकन नहीं, गलती, उदारवादी भी नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं होगा, सेकुलर भी नहीं होगा, संघवाद होगा इसका आंसर, यानी फेडरल। तो पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फेडरल, संघवाद। गणतंत्र का जो भी सिस्टम है वो भी नहीं होगा, उदारवादी भी नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष वाला भी नहीं होगा, होगा फेडरल, या ये हिंदी में संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो पढ़ा है उसी पे सब बन जाएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अडोप्टेड बाय इंडिया। तो मैंने बताया था यूएस में होता है प्रेसिडेंशियल, भारत द्वारा निम्नलिखित किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो राष्ट्रपति वाला और संघीय तो नहीं है, ये यूएसए में होता है। ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही हट गए। नेक्स्ट हो गया पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा। एक्चुअली क्या होता है, फेडरल इन नेचर, यूनिटरी इन स्पिरिट। तो फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो संसदीय और संघवाद दोनों में से अगर चुनना हो तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता, संघीय ही, फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। और यही इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन अगर आपको बेसिक्स आइडिया जो भी मैंने पढ़ाया अभी स्टार्टिंग्स में, इसमें से ही बहुत क्वेश्चन बन, जैसे भी बताया था मैंने कि हमारा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आर्टिकल के बारे में सब बताया था। तो इसमें अगर इतना आपने पढ़ लिया तो फिक्स से 2-3 क्वेश्चंस तो अगर पॉलिटी से, जैसे सीटेट में हिस्ट्री से भी आएंगे क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी आएंगे, समवट कुछ इकोनॉमिक्स आ गए, बाकी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटी के सेक्शंस में अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आराम से हम लोग फॉलो कर सकते हैं और आराम से क्वेश्चन आएगा इसमें। तो यही इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल था अभी जो मैंने बताया, 6 आर्टिकल। अभी एक बार रिवाइज, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम 19 to 20, उसमें से इम्पोर्टेंट राइट टू 21। और एक इसमें से भी बताना है कि जब इमरजेंसी होता है, जब इमरजेंसी लागू हो गया, 352 आर्टिकल लग गया, फिर भी इसमें से कुछ सब आर्टिकल को अगर स्टेट्स क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर छीन भी लेती है तो आर्टिकल जो हमारा 2 है 20 and 21 इसको नहीं छीन सकती, इवन कि इमरजेंसी लागू है फिर भी।
तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया है और पूछा जा सकता है सीटेट में, बहुत से एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इमरजेंसी आर्टिकल 352 लगा हुआ है, सब आर्टिकल अभी छीन जाएंगे, जो हमारा 19 है वो भी छीन जाएगा, 18 राइट टू इक्वलिटी है वो भी छीन जाए, लेकिन ये 2 आर्टिकल जो है 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस आर्टिकल 20 और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये नहीं छीना जा सकता इवन इन इमरजेंसी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आएंगे, हमने ये तो भी पढ़ लिया बहुत, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसी में से क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं। तो इतना आर्टिकल फंडामेंटल आइडियाज़ है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो हम 3-4 क्वेश्चंस और बाकी जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये सब चीज़ें, ये सब इसी में से कुछ, जैसे राइट टू, एक क्वेश्चन था कि पोल्यूशन एयर वाला, तो अगर इस पे आइडियाज़ है तो इसमें से भी एक क्वेश्चन उठा कर देगा, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू परमिशन किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा और रिवाइज करते रहना पड़ेगा।